नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। साथियों, आप सबको पता है कि इससे पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास को 27 भागों के अंतर्गत देखा है। जो हमारा 27वां भाग था, ये था मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत। जो हमने चंदेल वंश के बारे में जाना, वो 27वें पार्ट के अंतर्गत जाना। और आज हम 28वें भाग के अंतर्गत बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य में तोमर वंश के इतिहास के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, इतने लंबे समय से हमारा मध्य प्रदेश राज्य का जो इतिहास चल रहा है, आज उस मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास का ये अंतिम अध्याय है। और इसके बाद हम प्रवेश करेंगे मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास में। लेकिन इससे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि वंदे भारत पर क्या होता है। जैसे कि आपने व्यक्तित्व पढ़े, तो साहित्यिक व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। फिर इसके बाद अन्य व्यक्तित्व पढ़े, फिर अन्य व्यक्तित्व पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। और इसके बाद जब आप यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हो, तो मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास को पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखोगे। तो मैं जो बच्चे मुझे पहली बार वॉच कर रहे हो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो मेरी इससे पहले की जो भी वीडियो है एमपी की हिस्ट्री की, उन सारी वीडियो को देखकर इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो हम एमपी की एनिशेंट हिस्ट्री पर क्वेश्चन लाने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को देखकर उनको सॉल्व कर कर अपनी एमपी की हिस्ट्री पर अच्छे से पकड़ बना लें। और जो लोग मुझे रेगुलरली वॉच करते हुए आए हैं, उन लोगों से मेरा बस यही अनुरोध है, वो भी कृपया कर मेरी सभी वीडियो को एक बार पुनः वॉच कर और वीडियो के माध्यम से जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स के माध्यम से जो भी कंटेंट मैंने आपके समक्ष रखा, उस कंटेंट को एक बार फिर से रिवाइज कर तैयार रहे मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की। तो चलिए, आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो हमारा अंतिम अध्याय है तोमर वंश, उसके बारे में। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तोमर वंश की स्थापना के बारे में, तो तोमर वंश की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना वीर सिंह देव या वीर सिंह तोमर ने मुस्लिम अराजकता का फायदा उठाकर की थी। देखिए, आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश राज्य, देखिए, भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य पर काफ़ी लंबे समय पहले से मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गए थे। आपने चंदेल वंश के अंतर्गत मुस्लिम आक्रमणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और परमार देव की लड़ाई। फिर इसके बाद परमार वंश के अंतर्गत पढ़ा आपने। ठीक है, परमार वंश के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कैसे बलवन का आक्रमण, इल्तुतमिश का आक्रमण। ठीक है, तो क्या था, भारत पर काफ़ी लंबे समय पहले मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गए थे। भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश पर भी काफ़ी लंबे समय पहले से मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गए थे। लेकिन जब बात आई 14वीं शताब्दी की, तो 14वीं शताब्दी में यहाँ पर मुस्लिम सत्ता की नींव कुछ धीरे धीरे कमज़ोर सी होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण मुस्लिम साम्राज्य में एक अराजकता का माहौल छा गया। बस इसी अराजकता के माहौल का फायदा किसने उठाया? तोमर वंश के एक शासक वीर सिंह देव तोमर ने, या वीर सिंह तोमर ने। तो तोमर वंश की स्थापना के बारे में बात की जाए, तो इसकी स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किसने की थी? वीर सिंह देव तोमर या वीर सिंह तोमर ने। ठीक है, और ये स्थापना कैसे की थी? मुस्लिम अराजकता का फायदा उठाकर। आगे देखिए, हम बात करें तोमर वंश के शासकों के बारे में, तो तोमर वंश के एक शासक ऐसे थे जिन्होंने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। हुआ क्या था, इनके शासनकाल में जैन धर्म जो था, ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में था। जैन धर्म के लोगों के ऊपर मुसलमान आक्रमणकारियों के द्वारा बार बार आक्रमण किए जा रहे थे। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था, और भी काफ़ी सारे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म खतरे में था।
तो इस वंश के एक शासक ऐसे रहे जिन्होंने अपने शासनकाल में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, और वो शासक थे राजा डुगरेंद्र सिंह। तो याद रखिएगा, इस वंश के शासक राजा डुगरेंद्र सिंह ने किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म को। ठीक है। फिर देखिए, तोमर वंश के जितने भी शासक थे, ये सभी शासक कहीं ना कहीं लोधी शासकों के साथ संघर्षरत रहे। तोमर वंश के शासकों का संघर्ष लोधी वंश के शासकों के साथ ऐसा चलता ही रहा। तो याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तोमर वंश के शासक किन शासकों के साथ संघर्षरत रहे? लोधी शासकों के साथ संघर्षरत रहे। ठीक है। देन अगर हम बात करें तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में, तो तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो है राजा मानसिंह तोमर। तो याद रखिएगा, तोमर वंश की सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? राजा मानसिंह तोमर। ठीक है। और देखिए, राजा मानसिंह तोमर से रिलेटेड कई सारी महत्वपूर्ण बातें आती हैं आपकी, जो कि आपके हिस्ट्री में सुनने को भी मिलती है। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो अगर हम बात करें राजा मानसिंह तोमर के बारे में, तो 3 महत्वपूर्ण बातें ऐसी आती हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि ये मृगनयनी से प्रेम के कारण चर्चा में रहे। ठीक है। तो मृगनयनी से प्रेम के कारण चर्चा में कौन रहे? राजा मानसिंह तोमर। ऐसा माना जाता है कि राजा मानसिंह तोमर के समय, अगर हम बात करें भारत के ऊपर क्या था? दिल्ली सल्तनत का शासन था उस समय, और दिल्ली सल्तनत के समय उस समय गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। तो इस समय क्या था? 2 बहनें थी, लाखी और निम्मी करके, और ये दोनों ही जो थी अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, और गयासुद्दीन तुगलक भी जो है वो इन दोनों को पाना चाहता था। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि राजा मानसिंह तोमर एक बार कहीं जा रहे होंगे, तो उनकी मुलाकात हुई निम्मी से। निम्मी को जैसे ही उन्होंने देखा तो वो उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गए, और मुग्ध होने के बाद ये इनको अपने महल में ले आए। महल में लाकर इनको अपनी रानी बनाकर इनसे विवाह कर लिया, और विवाह होने के बाद ये मृगनयनी के नाम से जानी गई। तो ये अपनी रानी मृगनयनी से प्रेम के कारण चर्चा में रहे। ठीक है, पहली बात ये आती है। फिर हम बात करें दूसरी बात के बारे में, तो 1517 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 1517 ईस्वी में क्या होता है? देखिए, आपने अगर हम बात करें तोमर वंश के बारे में, तोमर वंश का जो मुख्य क्षेत्र जो रहा है वो रहा है ग्वालियर। ठीक है, वैसे तो और क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर तोमर वंश ने शासन किया है, बट तोमर वंश का जो मुख्य क्षेत्र रहा है वो रहा है ग्वालियर। तो 1517 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला बोल देता है। कौन हमला बोल देता है? 1517 ईस्वी में ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी हमला बोल देता है। तो जब 1517 ईस्वी में ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी हमला बोल देता है, तो इस हमले में होता क्या है? जब इब्राहिम लोदी ग्वालियर पर हमला बोल देता है, तो राजा मानसिंह तोमर और इब्राहिम लोदी के मध्य एक संघर्ष छिड़ जाता है, और इस संघर्ष में मानसिंह तोमर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? इस संघर्ष में
मान सिंह तोमर की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव या वीर सिंह तोमर ने मुस्लिम अराजकता का फायदा उठाकर तोमर वंश की स्थापना की थी। फिर इस वंश के शासक राजा टुगरेंद्र सिंह ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तोमर वंश के शासक लोदी वंश के शासकों के साथ लगातार संघर्ष में रहे। इसके बाद इस वंश के शासक राजा मानसिंह तोमर इस वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो कि मृगनेनी से प्रेम के कारण चर्चा में रहे। 1517 में इनकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से होती है और इस लड़ाई में ये हार जाते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे राजा मानसिंह तोमर से रिलेटेड जो तीसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए राजा मानसिंह तोमर से रिलेटेड जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन्होंने ग्वालियर में प्रसिद्ध, ठीक है, इन्होंने ग्वालियर में प्रसिद्ध किसका निर्माण करवाया, इन्होंने ग्वालियर में प्रसिद्ध सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, सास बहू का मंदिर। पूरे भारत में और संपूर्ण विश्व में वैसे तो काफ़ी सारी जगह है, बट सास बहू के मंदिर की बात की जाए तो ग्वालियर का ही नाम आता है। ठीक है, तो भारत में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, भारत में सास बहू का मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। और इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था तोमर वंश के शासक राजा मानसिंह तोमर ने। इसके अलावा इन्होंने अपनी रानी के लिए गुर्जरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर और गुर्जरी महल का निर्माण किसने करवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। तो 3-4 बातें ऐसी हैं जो कि राजा मानसिंह तोमर से पूछी जाती हैं। पहली तो ये कि ये इस वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली शासक रहे, मृगनेनी से प्रेम के कारण चर्चा में रहे। 1517 में इनकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से होती है जिसमें ये इब्राहिम लोदी से हार जाते हैं। और इन्होंने प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर और गुर्जरी महल का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं आगे इस वंश के शासक आते हैं राजा सूरज सेन। राजा सूरज सेन ने भी एक काफी प्रसिद्ध चीज का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा सूरज सेन ने किसका निर्माण करवाया, देखिए राजा सूरज सेन ने प्रसिद्ध ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। जी हाँ, ग्वालियर का किला जो कि अपनी मजबूती के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। काफ़ी बड़ा ये किला है और काफ़ी भव्य ये देखने में लगता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको इतनी मजबूती के साथ बनाया गया था कि दुश्मन के लिए इस किले की दीवार को भेद कर अंदर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी ज़्यादा भव्य है। तो राजा सूरज सेन ने अपने शासनकाल में किस किले का निर्माण करवाया, ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये जो ग्वालियर का किला है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि किलों का किला या फिर किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इसलिए इसको भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। जिब्राल्टर मीन्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी ज़्यादा ठोस। ठीक है, तो याद रखिएगा राजा सूरज सेन ने अपने शासनकाल में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया, जिसको किलों का किला, किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अब देखिए अंतिम शासक आते हैं इस वंश के, राजा विक्रमादित्य।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1517 ईस्वी में क्या होता है, राजा मानसिंह तोमर और इब्राहिम लोदी के मध्य एक जंग छिड़ जाती है जिसमें मानसिंह तोमर हार जाते हैं। क्या था, इससे पहले तोमर वंश के जितने भी शासक थे ये ग्वालियर में स्वतंत्र रूप से शासन किया करते थे, खुद की अधीनता में शासन किया करते थे। लेकिन जब ये लोधी वंश के शासकों के साथ हार गए जंग में, तो ये क्या हुआ है, लोधी शासकों के सामंत बन गए, ठीक है। और इन्होंने ग्वालियर में शासन तो किया, बट अब इन्होंने जो शासन किया ये लोधी शासकों की अधीनता में शासन करना शुरू किया। तो राजा मानसिंह तोमर की इब्राहिम लोदी से हार के बाद तोमर वंश के जितने भी शासक थे ये लोधी वंश के शासकों के क्या हुए थे, सामंत हुए थे। और जो राजा विक्रमादित्य थे तोमर वंश के, ये भी क्या थे, ये लोधी शासकों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। तो होता क्या है, 1526 में पानीपत की लड़ाई में, ठीक है, आपको पता ही है पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो 1526 ईस्वी की पानीपत की जो लड़ाई हुई, उस पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की तरफ से, इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में कौन लड़ा था, वो लड़े थे विक्रमादित्य। तो 1526 ईस्वी की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की तरफ से उसके सामंत के रूप में बाबर की सेना के साथ कौन लड़े, इब्राहिम लोदी लड़े। और इस लड़ाई में क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य बाबर की सेना के हाथों हार जाते हैं और ये भी क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तोमर वंश का संपूर्ण पतन हो जाता है। तो ये आपने देखी तोमर वंश की एक छोटी सी कहानी, किस प्रकार इसका उदय हुआ और किस प्रकार इसका अंत हुआ। चलिए एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखिए 14वीं शताब्दी में मुस्लिम अराजकता का फायदा उठाकर वीर सिंह देव या वीर सिंह तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक राजा डुगरेंद्र सिंह ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तोमर वंश के सभी शासक लोधी शासकों के साथ संघर्षरत रहे। तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली शासक जो थे वो थे राजा मानसिंह तोमर, जो कि मृगनयनी से प्रेम के कारण चर्चा में रहे। 1517 ईस्वी में इनकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई। इस लड़ाई में ये हार गए थे। और इसके बाद तीसरी बात ये आती है कि इन्होंने प्रसिद्ध, ठीक है, इन्होंने गुर्जरी महल का और ग्वालियर में प्रसिद्ध सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर इस वंश के शासक राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया। ग्वालियर का किला जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसको हम भारत का जिब्राल्टर, किलों का किला या किलों का रत्न के नाम से जानते हैं। फिर अंतिम शासक आए विक्रमादित्य, जो कि 1526 की ईस्वी की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की तरफ से इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में बाबर की सेना के साथ लड़े थे। और इस प्रकार विक्रमादित्य की बाबर की सेना के साथ लड़ने से, बाबर की सेना के साथ जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में क्या हो जाता है, राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार तोमर वंश का अंत हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपकी और हमारी मुलाकात जो हुई वो होगी हमारे मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि तैयार रहिएगा आप एमपी के प्राचीन इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इसको अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्दी हम आप सबके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।